महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है। कुछ सीटों को लेकर तीनों दलों के बीच पेच फंसा हुआ है और पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी कर रही है, जबकि विदर्भ के सीट को लेकर शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच 20 से 25 सीटों को लेकर जो दांव है वो फंसा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि विदर्भ की सीटों पर इस बार चुनाव वो लड़ेंगे, जबकि शिवसेना का कहना है कि लोकसभा के चुनाव में कुछ सीटें कांग्रेस को दी गई थी, अब उनको विदर्भ में सीट दिया जाए जिससे वहां पर शिवसेना आगे बढ़ सके। अब ऐसे में ये देखना होगा कि महाविकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे को लेकर आखिरकार फैसला कब होता है और जो मुद्दा सुलझाने की कोशिश महाविकास अघाड़ी की तरफ से की जा रही है उस पर फैसला कब होगा। कैमरामैन बाला के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। महाराष्ट्र विधानसभा की घोषणा के बाद कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने महाराष्ट्र सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है पहले महाराष्ट्र डी कंपनी चलाती थी, अब बी कंपनी चला रही है। बी कंपनी का मतलब भारतीय जनता पार्टी। 10,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर आज पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। न कांग्रेस के पास ईडी है, न कांग्रेस के पास सीबीआई है, फिर कोई भयवश तो कांग्रेस को चंदा देगा नहीं। यहां भयवश भी काम चलता है। साम दाम दंड भेद चारों का प्रयोग करने की स्थिति में कौन है? बी कंपनी। देखना होगा कि इस भ्रष्टाचार के आरोप के बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में किसको कितना फायदा और नुकसान होता है। कैमरामैन मधुर के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। महाराष्ट्र विधानसभा की घोषणा के बाद आज कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार पर 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। हमारे साथ मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा जी हैं। सर, क्या है पूरा? देखिए, 8 प्रोजेक्ट्स थे पुणे की तरफ के प्रोजेक्ट्स, और इन 8 प्रोजेक्ट्स को अगर आप डिटेल में देखेंगे तो ये बाकी राज्यों में इसी तरह के प्रोजेक्ट 10,000 राज्य में उसी तरह के प्रोजेक्ट किए गए। तो ये तो किसी को समझ में नहीं आया कि ये प्रति किलोमीटर लागत कैसे बढ़ गई कंस्ट्रक्शन की। नंबर 1। झारखंड में एनडीए गठबंधन दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर औपचारिक ऐलान शुक्रवार को रांची में हो गया। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में हिमंता विश्व शर्मा, जो कि सहप्रभारी भी हैं पार्टी के, शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो, तमाम लोग मौजूद रहे और बताया गया कि आजसू 10 सीटों पर, जेडीयू 2 सीट पर और लोजपा आर 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी, बाकी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। ये तो मुख्य रूप से जो बताया गया, लेकिन जो नहीं बताया गया उनमें भी कई बातें महत्वपूर्ण थी। सबसे पहली बात कि अचानक 11 साढ़े 11 बजे शुरू होने वाला संवाददाता सम्मेलन तकरीबन 2 घंटे देर से हुआ, और इसलिए हुआ क्योंकि सुदेश महतो अपने आवास में नाराज होकर बैठे थे और हिमंता जी उनको उनके आवास में मना रहे थे। लेकिन हिमंता जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि अभी भी 1-2 सीटें ऐसी हैं जो चुनाव में रणनीति के तहत बाद में साथी दलों के पास आ जा सकती हैं। इसके बाद सुदेश महतो के चेहरे पर थोड़ा बदलाव दिखाई दिया और भी कई महत्वपूर्ण बातें रही। एनडीए की बात हुई, लेकिन एनडीए में न तो जेडीयू का कोई व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, न लोजपा का कोई व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। जहां तक बीजेपी की पहली सूची का सवाल है, हिमंता जी ने साफ तौर पर बता दिया कि बीजेपी की पहली सूची औपचारिक रूप से दिल्ली में ही जारी होगी और महाराष्ट्र की पहली सूची के साथ जारी होगी। अब केंद्रीय नेतृत्व 1 से 2 दिनों में सूची पर निर्णय ले लेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। बिहार के छपरा, सिवान और गोपालगंज में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 4 दर्जन के आसपास पहुंच गई है।
सरकार की चिंताएं बढ़ गई है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एसआईटी का गठन करके बिहार के डीजीपी को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा है। डीजीपी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और तीनों जिले के एसपी को सीधा निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने इलाके में छापेमारी कर अवैध शराब का कारोबार करने वाले के खिलाफ शिकंजा कसे। अब तक की छापेमारी में 17 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और भारी मात्रा में शराब भी बरामद किया गया है। सरकार का दावा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार कैसे चल रहा था। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि सत्ता संरक्षित लोगों के बल पर शराब माफिया कई इलाकों में सक्रिय हैं और इस तरह से अवैध शराब का कारोबार करते हैं। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी का मानना है कि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के संरक्षण में शराब का अवैध कारोबार होता है, वहीं बीजेपी और जेडीयू आरजेडी पर ठीकरा फोड़ रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार की जनता पिस रही है और प्रतिवर्ष इस तरह जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही है। छपरा, सिवान और गोपालगंज बिहार सरकार को हिला दिया है और पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर चिंता है कि इतने बड़े पैमाने पर जहरीली शराब की बिक्री कैसे होती है और सरकार आंख मूंदे रहती है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। कल सारण में हुए जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत के बाद विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश कर रही है सरकार को। वहीं तेजस्वी यादव जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे नीतीश कुमार के ऊपर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए नजर आ रहे हैं। कई सवाल नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार होशमंद हैं तो वो बताएं कि अगर इन्होंने शराबबंदी बिहार में की है तो ये कैसी शराबबंदी है जिसमें 30,000 करोड़ की अवैध शराब का लेन देन चल रहा है, तस्करी चल रही है। तो ये कैसी शराबबंदी बिहार में नीतीश कुमार ने की है। अगर होशमंद है तो कड़े शब्दों का प्रयोग तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के लिए किया है। वहीं सरकार, पुलिस और शराब माफिया की गठजोड़ बता रहे हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि शराब तस्करी में सरकार, पुलिस और शराब माफिया जो है उनके गठजोड़ से ये सब चल रहा है। बिहार में तस्करी चल रही है, जबकि कहा जा रहा है कि ड्राई स्टेट है बिहार। कई लोगों की 300 से अधिक आंकड़े बताए जा रहे हैं कि लोगों की मौत हुई है अभी तक, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। हर महीने आंकड़े निकलते हैं, हर महीने किसी न किसी ज़िले में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन सरकार एक्शन नहीं ले रही है। ऐसा विपक्ष के तरफ से आरोप भी लगाया जा रहा है और सवाल भी पूछा जा रहा है। हालांकि सरकार के तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई की जाएगी लोगों पे, लेकिन अभी इस पे डिफेंड नहीं कर पा रही है सरकार कि इस पे क्या जवाब दे। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। सूरत की लाजपुर जेल में बंद नारायण साईं ने अपने पिता आसाराम बापू से, जो कि जोधपुर जेल में बंद है, उनसे मिलने के लिए आज गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नारायण साईं ने कहा कि उनके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसलिए बतौर पुत्र वो आसाराम बापू से जोधपुर जेल में मिलना चाहते हैं। इस मामले में आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस याचिका का राज्य सरकार की तरफ से विरोध किया गया। दलील दी गई कि बड़ी संख्या में इनके अनुयायी हैं और वह लोग इकट्ठा होंगे, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। हाईकोर्ट ने नारायण साईं को हवाई मुसाफिरी के लिए बोला। राज्य सरकार ने कहा है कि नारायण के साथ पुलिस अफसर और कर्मचारी भी जाएंगे, जिसका खर्चा खुद नारायण साईं को उठाना होगा। हाईकोर्ट ने नारायण साईं को 10 लाख डिपॉजिट करने को बोला, जो 7 दिनों के अंदर गुजरात सरकार को जमा करानी होगी और उसके बाद राज्य सरकार तय करेगी कि नारायण साईं को किस रास्ते से जोधपुर जेल लेकर जाया जाए और उनके पिता से मिलवाया जाए। यह काम तय करना राज्य सरकार का होगा और अब इसके बाद नारायण साईं 10 लाख रुपए कोर्ट में जमा करेंगे और अपने पिता से मिल सकेंगे। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिली है। एक अज्ञात व्यक्ति की तरफ से मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और उसमें 5 करोड़ रुपए की मांग सलमान खान से की गई है।
हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुंबई की वर्ली पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली गई है और आगे की जो जांच है वो चल रही है। लेकिन अज्ञात व्यक्ति ने अपने आप को बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है और कहा है कि अगर दुश्मनी खत्म करना है तो उनको 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी हालत बाबा सिद्दीकी से भी ज्यादा बुरी होगी। अब ऐसे में ये देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस की तरफ से आरोपी की गिरफ्तारी कब होती है और आगे क्या कुछ कदम उठाया जाता है। कैमरामैन बाला के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में खाद इस समय सियासत का बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने खाद को लेकर सरकार पर आरोप लगाया है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है, लिहाजा किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इस समय खाद की उपलब्धता नहीं है, जबकि रबी की फसल की बोवनी शुरू होने वाली है। ऐसे में सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया है और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने कहा है कि खाद की आपूर्ति जो विश्व युद्ध चल रहे हैं इस समय, यूक्रेन का युद्ध हो या इजराइल का युद्ध हो, तो बाहर से आयात होने वाला इस समय जो खाद है वो नहीं पहुंच पाया है और जल्दी ही खाद पहुंच जाएगा, लिहाजा कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। और मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 41 लाख मीट्रिक टन इस समय खाद की मांग है और 19 लाख मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति हो चुकी है। जो बाकी शेष खाद है वो भी जल्दी पहुंच जाएगा, कहीं कोई खाद की कमी नहीं है, ये कहना है ऐदल सिंह कंसाना का। मध्य प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। हमने खरीफ में किसानों को आवश्यक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया है और रबी में भी इसी प्रकार से किसानों की आवश्यकता अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराएंगे। विपक्षी पार्टी द्वारा भ्रामक जानकारी कृषकों को दी जा रही है। वहीं इस बात को लेकर, खाद की आपूर्ति को लेकर किसान भी परेशान हैं और कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन अब्बास अंसारी अभी भी जेल की सलाखों के पीछे रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और चित्रकूट जेल मामले में जमानत दे दी है। कुछ शर्तों के साथ कोर्ट ने यह जमानत दे दी है, लेकिन गैंगस्टर मामले में अब्बास अंसारी को अभी भी जमानत नहीं मिली है। मामले की सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अगर इन 2 मामलों में उसे जमानत मिल गई तो फिर वो जेल से बाहर आ सकता है, क्योंकि अगर जमानत नहीं मिली तो फिर नए मुकदमे उसके खिलाफ दायर हो सकता है। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मिली अब्बास अंसारी को जमानत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत पर रहने के दौरान उस सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। हालांकि अब्बास अंसारी अभी भी जेल से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उस पर आरोप है कि जमीन कब्जा कर उस पर मकान बनाया और एफसीआई को 15 करोड़ रुपए किराए पर दे दिया, जिससे यह इनकम हुआ था। और इसी सिलसिले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अब देखना होगा जो बाकी बचे मुकदमे हैं उसको लेकर अब्बास अंसारी क्या दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर करता है या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ गोपाल कृष्ण। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली तैयार करने का जिम्मा राज्य सरकार ने जिस विशेषज्ञ समिति को दिया था, उसने नियमावली को तैयार करके राज्य सरकार को सौंप दिया है, जिसमें मुख्य रूप से लिव इन रिलेशनशिप, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, विवाह और तलाक और उत्तराधिकार के संबंध में हर वर्ग को समान अधिकार दिए गए हैं। राज्य सरकार इस नियमावली को मिलने के बाद अब मंत्रिमंडल में पेश करेगी, जहां मंत्रिमंडल बैठक में इस पर चर्चा होगी, जिसके बाद इस नियमावली को कानून का रूप देकर प्रदेश में लागू किया जाएगा। फरवरी 2024 को ये विधेयक विधानसभा से चर्चा होने के बाद पारित हो गया। 12 मार्च 2024 को महामहिम राष्ट्रपति जी का भी इसमें हमको अनुमोदन प्राप्त हो गया और राज्य में इसको लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने अपना काम किया, एक्ट बनाकर हमको दे दिया है और जल्दी ही हम
इस एक्ट का अध्ययन करेंगे और कैबिनेट में चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी ये लागू हो। दरअसल साल 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि अगर वो सत्ता में दोबारा आते हैं तो प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया जाएगा। और सरकार बनने के बाद मई 2022 में मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया, जिसने 2 साल के विश्लेषण के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसके बाद 12 मार्च 2024 को विधानसभा में इस विधेयक को पास किया गया और उसके बाद राज्यपाल और राष्ट्रपति के यहाँ से इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद नियमावली बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति को सौंप दिया गया। और आज 18 अक्टूबर 2024 को विशेषज्ञ समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नियमावली सौंप दी है, जिसके बाद इसको प्रदेश में लागू करने की कवायद तेज हो गई है। देहरादून से अभिषेक कुमार, भारत एक्सप्रेस। बारिश के बाद हर शहर में सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं और नगर निगम उनके भराव का काम करती है, लेकिन इंदौर में यातायात पुलिस के जवान जब सड़कों के गड्ढे भरते देखे गए तो लोग चक्कर में पड़ गए। दरअसल हुआ यूं कि इंदौर के खातीपुरा और इंडस्ट्री हाउस क्षेत्र में नगर निगम मलबे का ढेर डाल करके भूल गई थी। यातायात में बाधा आने के कारण यातायात पुलिस के जवानों ने नगर निगम कंट्रोल रूम पर कई बार संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो यातायात पुलिस के जवानों ने खुद फावड़ा उठा करके सड़कों के गड्ढे भर दिए। अब सवाल उठता है कि नगर निगम लोगों से इसी बात का शुल्क लेती है कि सड़कों पर लाइटिंग करे और सड़कों की स्थिति बेहतर करे, लेकिन नगर निगम का काम यातायात पुलिस को करना पड़ रहा है, तो यातायात पुलिस का काम उससे प्रभावित होता है और इंदौर की जनता को कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। एक तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सड़कों की तुलना अमेरिका से करते थे, और वही मध्य प्रदेश है जिसकी सड़कों की बदहाली की कहानी हम आपको सुना रहे हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।